Good afternoon, students. Today I will take the class about the acid sulfate soil. आप जानते हैं कि जो समस्या जनित मृदाएं और प्रबंधन है उसका 1.6 चैप्टर जो है ये एसिड सल्फेट मृदा का सुधार एवं प्रबंधन पर है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती है और इसको दूर करना बहुत ही उसमें डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए ज़रूरी है कि इसके बारे में आपको बताया जाए। इसमें देखें आपकी कई हम वो आउटलाइन दिए हैं, जैसे आपका एसिड सल्फेट सॉइल का उद्देश्य क्या है और ये इसकी जो है प्रस्तावना क्या है, एसिड सल्फेट मृदा की परिभाषा क्या है, एसिड सल्फेट चूने सॉइल का विशेषता क्या है, एसिड सल्फेट का ये जो है सूचक क्या है और एसिड सल्फेट का आप सुधार कैसे करेंगे, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, उपसंहार और आपके लर्निंग आउटकम और एक्सपीरियंसेस के बारे में दिया हुआ है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को एसिड सल्फेट सॉइल के बारे में विस्तृत जानकारी देना। सामान्यतः एसिड सल्फेट सॉइल एसिड सल्फेट मृदा दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री के तलहटी में पाई जाती है। स्थानीय भाषा में इसे कैट मृदा कहते हैं। कैट मृदा इसलिए कहते हैं कि इस मृदा का रंग बिल्ली के बिस्के जैसा होता है, इसलिए इसे कैट सॉइल भी कहते हैं। और ज़्यादातर जो वेस्ट बंगाल है या केरला है, उसके जो कोस्टल एरिया हैं, समुद्री के किनारे एरिया हैं, उसमें इस मृदा का विकास होता है। भारत में एसिड सल्फेट मृदा का क्षेत्रफल लगभग 0.2 मिलियन हेक्टेयर है और ये बहुत ही कम मात्रा में है। वैसे इस मृदा में गंधकी अम्ल की उत्पत्ति होती है, जिससे इस मृदा का पीएच मान 3.5 से 4.5 के बीच होता है। एसिड सल्फेट मृदा में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसलों की वृद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि एसिड सल्फेट की उपस्थिति में पौधों के जड़ भी विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि उसके रूट के पास जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनता है, जिससे उसकी इंजरी होती है और रूट डेवलप नहीं कर पाते हैं। इस मृदा में पानी की कमी से बीज में परिपक्वता नहीं हो पाती है। ऐसी मृदा में पानी की बाढ़ की स्थिति में लो हाइड्रोजन सल्फाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड की विषालुता हो जाती है एवं कार्बनिक अम्ल की बहुलता हो जाती है, जिससे मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। एनारोबिक कंडीशन में अवायु की स्थिति में प्रबल अम्लता की उपस्थिति में के कारण एल्युमिनियम, मैग्नीज एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति में फास्फोरस की कमी हो जाती है। ये मात्र आयरन और मैग्नीज तथा फास्फोरस के बीच इंटरेक्शन या अन्योन्य क्रियाओं के कारण होता है। जब भी ये फास्फोरस और आयरन या मैग्नीज के साथ आपस में प्रतिक्रिया होती है, तो इस प्रतिक्रिया की वजह से फास्फोरस कम हो जाता है। इस क्रिया को इंटरेक्शन करते हैं, जिंक फास्फेट इंटरेक्शन या मैग्नीज फास्फोरस इंटरेक्शन, आयरन फास्फोरस इंटरेक्शन कहते हैं। एसिड सल्फेट मृदा की परिभाषा: एसिड सल्फेट मृदा प्रबल अम्लता होती है तथा मृदा का पीएच मान 4 से कम हो जाता है। अम्लीयता मृदा में गंधक के अम्ल की प्रचुरता के कारण होता है। लौह एवं मैग्नीज समुद्री तलछट पर एकत्रित हो जाते हैं। इस तरह से मृदा में पायराइट जो FeS2 है की अधिकता एवं भस्मों की विशेष की कमी होती है। इस मृदा को बनाने में सल्फर का ऑक्सीकरण होता है। जैसे जब सल्फर इस मृदा में जनरेट होता है तो क्या होता है कि पहले सल्फर ऑक्सीडाइज होता है। मैंने इसको रिएक्शन में अभिक्रिया में दिखाया है कि 2S+3O2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसी तरह से जो H2S गैस बनती है वो भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन करती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है।
तो इस तरह से मृदा का निर्माण होता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से pH कम होता है। एसी सल्फेट मृदाओं की विशेषता ये होती है कि इस मृदा में ये क्ले 37 से 45% होता है, जिसके कारण मृदा क्ली होती है। जैविक पदार्थ 1.5 से 18% तथा धनायन विलय क्षमता CEC, जिसको कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोलते हैं, 12.5 CMOL पर kg होती है। अधिशोषित सल्फेट एल्युमिनियम एवं पायराइड के विलय घोल पीले रंग के धब्बे, जिसको माटिल कहते हैं, के रूप में बन जाते हैं, जो मृदा की प्रोफाइल में जेरोसाइट KF3 SiO4 ट्वाइस की कोटिंग हो जाती है और यह क्रिया प्रायः एनारोबिक कंडीशन में अवायुजीवी अवस्था में होती है। इस मृदाओं में जल प्लावन हो जाने के कारण मृदा का pH बढ़ जाता है। यह मात्र आयरन यौगिक की रिडक्शन के कारण या अवकरण के कारण होता है। एसिड सल्फेट मृदा पानी में डूबने के कारण DTPA निष्कर्ष में ताम्र या कॉपर की कमी हो जाती है और लौह तथा मैग्नीज की सांद्रता हो जाती है, जिससे इसकी विषालुता बढ़ जाती है। ऐसी मृदा को पानी से संतृप्त करने के कारण जब सूखती है तो प्रबल अम्लता की स्थिति में आ जाती है। जब एसिड सल्फेट मृदा में किसी तरह की परेशानी आने के कारण अधिक मात्रा में गंधक की अम्ल की उत्पत्ति होती है तो लौह, एल्युमिनियम और कभी कभी भारी धातु के उत्पन्न हो जाने के कारण वातावरण में विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब एसिड सल्फेट मृदा वायु के संपर्क में आता है तो आयरन सल्फेट ऑक्सीजन लौह से अभिक्रिया करता है तो गंधक का अम्ल बनता है। अधिक अम्लता के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधों का ग्रोथ स्टंट हो जाते हैं पौधे। नेक्स्ट, सल्फेट मृदा का गठन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब समुद्र के पानी की स्तर बढ़ता है तब समुद्री तलछटी में तलछटी पानी से डूब जाते हैं एवं सल्फेट पानी के साथ मिश्रित हो जाते हैं तो समुद्री तलछट में आयरन ऑक्साइड एवं जीवांश जमा हो जाता है। एसिड सल्फेट मृदा का गठन दो तरह से होता है। एक तो पोटेंशियल एसिड सल्फेट, जिसको PaSS कहते हैं। ऐसी एसिड सल्फेट मृदा जिसका ऑक्सीकरण वायु के साथ न हुआ हो उसको पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल कहते हैं। इस मृदा में जल प्लावन का एक परत बना रहता है तथा मृदा में आयरन सल्फेट स्थित होते हैं। इस मृदा का pH मान 4.5 से 7.5 तक होता है। इसमें आयरन सल्फेट को बिना ऑक्सीकृत रूप में पाया जाता है। यह मृदा मुलायम एवं चिपचिपी होती है तब पानी से जल प्लावित होती है। यह एक जेलनुमा कीचड़ युक्त मृदा होती है जिसमें जलछटी में मृदा भीगी रहती है। दूसरा जो ये एसिड सल्फेट सॉइल है उसको हम एक्टिव एसिड सल्फेट सॉइल कहते हैं। जब एसिड सल्फेट मृदा में तलछटी के कण का डिस्पर्सन या फैलाव हो जाता है और ये ऑक्सीकृत मृदा होती है, इस मृदा में गंधक का अम्ल होता है। इस मृदा का pH मान 4 से कम हो जाता है। इस मृदा में आयरन सल्फेट ऑक्सीकृत होता है। मृदा कणाकार में भिन्नता होती है। प्रोफाइल के अंदर पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। एसिड सल्फेट मृदा के इंडिकेटर या सूचक कौन कौन से हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि एसिड सल्फेट सॉइल है। इससे पहली बात यह है कि मृदा अम्लीय जल भारी धातु होने के कारण मछलियां मर जाती हैं और कई तरह की मछलियों में बीमारी फैलती है। गंधक का अम्ल, जो भी आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन होते हैं जैसे कंकड़ या स्टील, उनका डिग्रेडेशन या निम्नीकरण हो जाता है। आयरन के धब्बे दीवारों एवं सड़क पर जंग की तरह दिखाई पड़ते हैं। पानी तेल युक्त लगता है जिसमें आयरन के बैक्टीरिया पानी में तैरते रहते हैं और वनस्पतियों की वृद्धि रुक जाती है। मृदा के ऊपरी सतह पर नमक जैसा या अम्ली जैसा दिखता है एवं इसके खाली पैच बन जाते हैं और अलग से ही इसके पैच दिखाई पड़ते हैं। मृदा की तलहटी काली हो जाती है एवं उसमें H2S की बदबू आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। मृदा में कीचड़ हो जाती है जिससे पानी का सतह बन जाता है। मृदा में पीले खनिज की अधिकता हो जाती है जिससे आयरन सल्फाइड ऑक्सीकृत होकर के गंधक के रूप में अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। एसिड सल्फेट मृदा का सुधार कैसे करेंगे। पहले तो ये है कि इस मृदा में आप फसलें उगाकर मृदा का सुधार कर सकते हैं। इस मृदा में सुधार के तरीके मिट्टी की उपस्थिति
और मिट्टी में उपस्थिति जल पर निर्भर करता है। यदि जल की उपलब्धता हो तो मिट्टी को पानी द्वारा जलप्लावित कर देते हैं। कई बार फ्लशिंग करते हैं जिससे इसकी अम्लता कम हो जाती है। मृदा में जल निकास की उचित व्यवस्था करके पानी की लीचिंग करके अम्लता को दूर कर सकते हैं। मृदा में चूना द्वारा सुधारक एवं उर्वरक नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का प्रयोग कर फसल उगा सकते हैं। मिट्टी में चूने की मात्रा की सिफारिश पीएच मान के अनुसार जो भी लाइम रिक्वायरमेंट होता है उसको मालूम कर लेते हैं। यदि पीएच मान 3.45 से 3.57 के बीच है तो 10 टन प्रति हेक्टेयर चूना खेत में मिलाना चाहिए, जिससे अम्लीकरण हो जाता है। और चूना के मिलाने से वही प्रक्रिया होती है जो आपके एसिड सॉइल में होती है कि इसके जो ये कॉम्प्लेक्स हैं उस पर जो है ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के जो आयन हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाता है। एसिड सल्फेट मृदा का प्रबंधन कैसे करेंगे? ऐसी मृदा में धान की खेती की जा सकती है। इसके लिए मृदा में उपयुक्त जल प्रबंधन किया जाना चाहिए। इसमें जल निकासी की, जब भी आप इसमें धान की खेती कर रहे हैं तो उसमें जल निकासी या ड्रेनेज की उचित व्यवस्था होना चाहिए था। मृदा को पानी से जलप्लावित करते रहना चाहिए, फ्लशिंग करते रहना चाहिए ताकि अम्लता की प्रबलता कम हो। मृदा में ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर तथा मौसम आर्द्र होने पर या शुष्क की दशा में समुद्र का पानी को प्रयोग करके उपस्थित पैराइट को आश्रित किया जा सकता है। तत्पश्चात फसलें ली जा सकती हैं। ऐसी मृदा में 9 से 10 टन चूना डालकर धान की उपज ली जा सकती है। धान की रुपाई हमेशा मेड़ों पर करना चाहिए। 3-4 बार पानी की धुलाई या फ्लशिंग, 6 टन चूना तथा नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों का प्रयोग करके इस तरह की मृदा में फसल ली जा सकती है। एसिड सल्फेट मृदा में खरबूजा, करेला, धान की मसूरी, ITA 320, RD 1900 प्रजातियों को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। एसिड सल्फेट मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिसमें अमोनियम, नाइट्रोजन पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोटेशियम एसिड सल्फेट मृदा में पोटेंशियल एसिड सल्फेट मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, जो डिनाइट्रीकरण एवं लीचिंग द्वारा ह्रास होता है और इसका NO3 नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। अब ये संक्षिप्त में, क्योंकि आप देखें कि एसिड सल्फेट सॉइल के बारे में जो भी रेफरेंसेस हैं बहुत कम हैं, बहुत ही रेयरली ये समुद्री किनारे पाया जाता है, तो इसलिए इसके बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं हुआ है। फिर भी मैंने जहाँ से लिया है उसको एड्रेस किया मैंने। एसिड सल्फेट, अब इसको सांगार के रूप में मैं इसको कंक्लूड करूँगा कि एसिड सल्फेट मृदा प्रबल अम्लीय होती है जो गंधक के अम्ल के बनने से होती है। खेत में पानी एवं जल निकास का उचित प्रबंध करके फसलों को उगा सकते हैं। 3-4 फ्लशिंग से अम्लता दूर हो जाती है। साथ ही साथ फसलें उगाने के लिए 6 टन चूना प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। सुधार के पश्चात ऐसी मृदा में खरबूजा, करेला एवं धान की फसलें उगा सकते हैं। इसके उगाने में अच्छी उपज ले सकते हैं। इस तरह की मृदा को जल प्रबंधन एवं लीचिंग करके सुधारा जा सकता है। अब इसमें जो लर्निंग आउटकम है लास्ट में आपका, कि अंत में विद्यार्थियों को एसिड सल्फेट मृदा, उसकी विशेषता, सुधार तथा प्रबंधन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर अम्लीय मृदाओं में आप उचित फसल उगाकर उत्पादन ले सकते हैं। ये रेफरेंसेज हैं जहाँ से मैंने लिया है। एक तो महापात्रा एवं सहयोगी द्वारा 1997 में अम्लीय मृदाएँ की एक किस पुस्तक लिखी गई है जो ICR पब्लिकेशन की है, वो ऑलरेडी आपके लाइब्रेरी में है। दूसरा साहबियन फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली में बहुत थोड़ा ही संक्षिप्त में दिया गया है। पाल AK 1997 एसिड सल्फेट सॉइल ऑफ सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, एसिड सॉइल, ICR पब्लिकेशन, नई दिल्ली में दिया गया हुआ है। बंदोपाध्याय AK 1987 एसिड सल्फेट सॉइल, जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस 311 से 521 पे दिया गया है। इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब मुझे ये कहना है कि आप वीडियो को देखिएगा और PPT देखिएगा। आप जो भी इसमें प्रॉब्लम आपको समझ में ना आए उसे नोट कर लीजिएगा। जब इसके वेबिनार, सेमिनार होंगे तो आप हमसे उस पर इंटरेक्शन कीजिएगा, तो हम उसमें बताएंगे। और आप ज़रूर इसको देख के, वीडियो PPT देख करके जो मतलब आपको समझ में नहीं आया है वो ज़रूर अभी से लिख लीजिए। और कल जो है आपका 3:40 से
4:40 तक वेबिनार का क्लास होगा, उसमें अवश्य पूछिएगा। धन्यवाद।